हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आनंदी होंगे। दोस्तों, मैं कुछ ही दिनों से एक बहुत बढ़िया किताब रीड कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ किताब का। तो उस किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। और एक किताब जो है अपने मन के बारे में लिखी है, और ये किताब बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इसकी करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी है, और करोड़ों लोगों ने इस किताब का लाभ लिया है और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो गए हैं। लोग बिलियनियर हो गए हैं, मिलियनियर हो गए हैं बहुत लोग, और बहुत कुछ लोग अच्छा सक्सेसफुल अमीर बन गए हैं। और अवचेतन मन का सही उपयोग करना चाहिए। अपना जो अवचेतन मन है उसके बहुत लाभ है, और उसके तोटे भी हैं, मतलब हानिकारक भी है। लेकिन हम किस दिशा में जाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत अच्छा भी है और इस जहाँ में बुरा भी है, लेकिन हमें क्या लेना है ये हमने डिसाइड करना चाहिए। जो भी इंसान है वो अच्छा ही चाहेगा, अच्छा ही लेना चाहेगा। किसी को लगता है कि हम बुरा बने, दुखी रहे, फाइनेंशियली कमज़ोर रहे, ऐसा किसी को लगता है? सबको लगता है अच्छा करे। लेकिन क्या होता है, हमारा जो अवचेतन मन है उसके बारे में क्या सोचता है? हम अगर आनंदी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ भी है, अगर हम आनंदी रहते हैं तो ईश्वर के पास उसका ग्रैटिट्यूड जाता है, और ईश्वर भी चाहता है कि हम आनंदी रहे। और जब हम आनंदी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम दुखी रहते हैं, सदा किसी ना किसी से बात करते समय दुख ही मुँह से बोलते हैं, मेरा ऐसा चल रहा है, मैं दिक्कत में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं, तो इनडायरेक्टली हम यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि हम कमज़ोर है, डरपोक है, हम दुखी है। तो कितनी भी संकटें आए, कितनी भी मुसीबतें आए, तो हमेशा हंसते खेलते रहना है। क्या होगा? जो आया है पूर्वजों से आया है, पूर्वज, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये अभी मैं इकोनॉमिक कंडीशन मेरा वीक है, या बहुत कुछ क्राइसिस चल रहा है जीवन में, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा कभी संदेश देना नहीं है। मन को सोचना है, फाइनल स्टेप आनंदी रहना है। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एंड तक पहुंचना है। क्योंकि मैं तो जी रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग डरते हैं, निर्णय लेने के लिए भी डरते हैं। वही लोग, अभी मेरा इस कंपनी में जॉब चल रहा है, अच्छा खासा जॉब चल रहा है, दूसरा कंपनी में जाऊँ तो मेरा क्या होगा, फियर मन में रहता है। अभी मेरा अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन मैं अगर कुछ स्टेप ले लूँ, कुछ रिस्क ले लूँ, कुछ उद्योग जगत में जाऊँ, उद्यम बोलते हैं उसको, बिजनेस करूँ, तो बिजनेस में मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा क्या? तो 99% लोग डिसीजन लेने के लिए डरते हैं। अब कोई भी डिसीजन ये गलत नहीं रहता है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन को
स्टिक रहना मतलब उसमें चिपके रहना और उसमें जो आगे गए हैं लोग उस फील्ड में उनका अनुकरण करना, उनसे ज्ञान लेना, उनसे सीखना, उनकी सलाह लेना और आगे जाना, ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव युग है, मतलब स्पर्धात्मक जग है। इसमें बहुत सारे एक दूसरे के आगे जा रहे हैं लोग और किसी के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है किसी को गाइडेंस करने के लिए। लेकिन किसी को अगर सच में दिल से चाहत है, कुछ भी चाहत है, तो वो कहीं से भी ज्ञान लेगा और उसमें आगे जाएगा। क्योंकि मराठी में बोलते हैं कि गरज ही शोधाची जन्य है, मतलब हमारी नीड जो है वो हमारे सक्सेसफुल बनाती है। नीड जो है, अगर हमें कुछ नीड ही नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे? कि बोलते हैं कि मेरे पास अभी बहुत सारा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। ये गलतफहमी से दूर रहे कि बड़े बड़े उद्योगपति है इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, तो वो भी सोचते हैं कि मेरी उन्नति कैसी हो जाए, मेरी इकोनॉमिक जो मतलब फाइनेंशियल जो है रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कैसे मुझे उसमें बढ़त हो जाए, मेरा जो बैलेंस शीट है वो कैसे अच्छा तरीके से हो जाए। मेरी गौतम अदानी है, अंबानी है, वो भी सोचते हैं कि मैं कैसे आगे जाऊँ। और हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनकी धारणा होती है कि मेरे पास कुछ कमी नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हम हमारे अवचेतन मन को संदेश देते हैं इनडायरेक्टली, हमें ही आलसी बनाते हैं और हम फ्यूचर में हमें प्रगति नहीं होती। हमारे बच्चों को भी हम ऐसा ही सलाह देते हैं कि क्या करेंगे पैसा कमा के, जितना है उसमें खुश रहो, जितना है उसमें खुश रहो, ऐसा संदेश देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे जाना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए और इज्जत कमाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, है ना। तो ये गलतफहमी में मत रहो दोस्तों और ज़िंदगी में प्रगति करते रहना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। चलो, तो मैं थोड़ा आज ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब आपको कैसा लगता है, आपके मन को कैसा भाता है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरी तरफ से मैं आपको मतलब सॉरी बोलता हूँ और आगे का मैं अध्ययन कर रहा हूँ आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक जोसेफ मर्फी, मैंने 2-3 पॉइंट ही पढ़ा था उसमें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था और बोला भी था कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। लेकिन ये भी हम अवचेतन मन को बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ूंगा तो ध्यान में रहूँगा, लेकिन कैपेसिटी कैसी रहनी चाहिए। मतलब कोई भाषण देता है तो 3-3 घंटा भी भाषण देता है, अच्छा है। शायद आपको अधिक नींद की ज़रूरत है। रीडर्स डाइजेस्ट के एक अंक में शायद आपको अधिक नींद की ज़रूरत है शीर्षक से रॉबर्ट ओ ब्रायन का एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें नींद पर एक प्रयोग का विवरण दिया गया था जो इस प्रकार है। पिछले 3 सालों से वाशिंगटन डीसी में स्थित वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में नींद पर प्रयोग किए जा रहे हैं। 100 से अधिक अन्य और असन्य स्वयंसेवकों ने
इस प्रयोग में हिस्सा लिया, जिन्हें 4 दिनों तक लगातार जगाए रखा। उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हजारों परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिकों को नींद से जुड़े रहस्य के बारे में कई आश्चर्यजनक तथ्य मालूम हुए। वैज्ञानिक को अब मालूम हो गया कि थका हुआ मस्तिष्क स्पष्ट तौर पर नींद के लिए व्याकुल होता है और नींद के लिए वह कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। केवल कुछ घंटों तक नहीं, सोने वाले स्वयंसेवक प्रयोग खत्म होने के बाद लगातार झपकी ले रहे थे, जिसे अल्पकालिक नींद या माइक्रो स्लीप कहा जाता है। शुरुआत में उन्हें 1 घंटे में 3 या 4 बार ऐसा अनुभव हुआ। असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद जाती थी, साथ ही दिल की धड़कन धीमी हो जाती थी। हर बार ऐसी काल्पनिक नींद बस कुछ ही क्षणों की होती थी। काल्पनिक अल्पकालिक नींद के दौरान कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था मानो उन्हें कुछ याद ही नहीं है। कभी कभी उनके मन में तरह तरह की छवियाँ उभरने लगती थी, तो कभी वे सपनों की दुनिया में खो जाते। जैसे जैसे नींद की कमी की अवधि बढ़ती गई, उनकी झपकियों का सिलसिला भी बढ़ गया। संभवतः हर 2 या 3 सेकंड बाद उन्हें झपकी आने लगी। इस दौरान अगर प्रयोग में शामिल स्वयंसेवकों को आंधी तूफान से भरे मौसम में विमान के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती, तब भी वे कुछ सेकंड की इस अल्पकालिक नींद का विरोध नहीं कर पाते, जो उस वक्त उसके लिए बेशकीमती थी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और गाड़ी चलाते समय अल्पकालिक नींद का अनुभव करने वाले लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। परीक्षण से एक और चौंकाने वाला परिणाम सामने आया कि इंसानों की याददाश्त और कल्पना शक्ति पर नींद की कमी या सीधा प्रभाव पड़ता है। लगातार जागते रहने वाले कई स्वयंसेवक अपने कामकाज से संबंधित बातों को लंबे समय तक याद रखने और अपने काम को पूरा करने में असमर्थ थे। उन्हें कई बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य पूरा करने था, परंतु वे पूरी तरह भ्रमित दिखाई दे रहे थे। जिस तरह एक पायलट हवाई जहाज को सुरक्षित उतारने के लिए हवा की दिशा, हवा की गति, ऊंचाई तथा उड़ान पथ पर कुशलता से नज़र बनाए रखता है, और इसमें भ्रमित होने पर दुर्घटना अवश्यभावी है, ठीक उसी तरह लंबे समय तक नींद की कमी से ग्रस्त लोगों के सामने भी संकटपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नींद आपका परामर्शदाता है। लॉस एंजल्स में मेरी सुबह की रेडियो वार्ता सुनने वाली एक युवती ने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क शहर में वर्तमान से 2 गुने वेतन के साथ एक आकर्षक पद का प्रस्ताव मिला था। वह प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला नहीं कर पा रही थी। फिर उसने सोने से पहले प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान को मालूम है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवनदायी होती है और यह मुझे सही निर्णय से अवगत कराता है, जिससे मेरे और मेरे सभी परिजनों का जीवन मंगलमय हो जाता है। मैं मिलने वाले जवाब के लिए आभारी हूँ। सोने से पहले उसने इस सरल प्रार्थना को एक लोरी की तरह बार बार दोहराया, और सुबह उसके मन में लगातार यही भाव आ रहे थे कि उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में साबित हो गया कि उसके अंतर्मन की पुकार सही थी, क्योंकि उसे नौकरी का प्रस्ताव देने के कुछ ही महीनों बाद वह कंपनी दिवालिया हो गई। ज्ञात तथ्यों के बारे में चेतन मन का तर्क सही हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन का अंतर्ज्ञान सर्वोपरि है, जिसे कंपनी के दिवालिया होने का एहसास था और उसी के अनुरूप संकेत दिया।
अवश्य भावी विपदा से बचाया। अभी अगला पॉइंट क्या है? अवश्य भावी विपदा से बचाया। अवश्य भावी विपदा से बचाया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से सही कार्य के लिए अनुरोध करते हैं तो अब चेतन मन की बुद्धिमत्ता कैसे आपको सही निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है। मुझे पूर्व के एक देश से बेहद आकर्षक कार्य का प्रस्ताव आया था। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय लेने के लिए प्रार्थना की। मेरे अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता को सब कुछ मालूम है और यह मुझे सही निर्णय से अवगत कराता है। जवाब मिलने पर मैं इसे पहचान लूँगा। मैंने सोने से पहले इस सरल प्रार्थना को एक लोरी की तरह बार बार दोहराया। उसी रात सपने में मैंने 3 साल बाद होने वाली घटनाओं का स्पष्ट रूप से अनुभव किया। सपने में एक परिचित मित्र ने मुझे एक अखबार की सुर्खियों दिखाते हुए कहा, यह समाचार पढ़ो, मत जाओ। सपने में मुझे अखबार की सुर्खियाँ में युद्ध और पर्ल हार्बर पर हमले से संबंधित बातें दिखाई थी। कई बार लेखक ने स्वप्न में वास्तविक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं देखी हैं। उपरोक्त स्वप्न में अवचेतन मन ने उस घटना को नाटक के रूप में ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जिस पर मैं भरोसा करता था और उसका सम्मान करता था। कुछ लोगों को उसकी माँ सपने में चेतावनी देते हुए दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति को किसी स्थान पर नहीं जाने के लिए कहती थी और चेतावनी का कारण बताती है। दरअसल वह आपका अवचेतन मन है जो सर्वज्ञ है। वह सब कुछ जानता है। प्राय यह आपसे ऐसी आवाज़ में बात करेगा जिसे आपका चेतन मन तुरंत सच मान लेगा। कभी कभी आपका अवचेतन आपको कभी माँ या आपके किसी प्रियजन की आवाज़ में चेतावनी देता है जिसे सुनकर आप सड़क पर रुक जाते हैं। बाद में आप देखते हैं कि अगर आपने एक कदम और बढ़ाया होता तो खिड़की से गिरने वाली वस्तु से आपके सिर पर चोट लग सकती थी। मेरा अवचेतन मन सार्वभौमिक अवचेतन के साथ जुड़ा हुआ है जिसे मालूम था कि जापानी युद्ध की योजना बना रहे हैं। मेरा अवचेतन मन यह भी जानता था कि युद्ध कब शुरू होगा। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है और ड्यूक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के निर्देशक डॉक्टर राइन ने इस बारे में शोध करके बड़े पैमाने पर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने स्वप्न में पहले ही घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखकर अपनी और दूसरों की जान बचाई। मैंने भी सपने में पर्ल हार्बर की त्रासदी से लगभग 3 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे समाचार को स्पष्ट रूप से देखा था। इस सपने के बाद मैंने तुरंत यात्रा रद्द कर दी क्योंकि यह मेरे अवचेतन मन का प्रबल आग्रह था। 3 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध ने मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को सच साबित किया। अगला पॉइंट है दोस्तों, अवचेतन मन में ही आपका भविष्य निहित है। याद रखें कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है। इसीलिए आपका भविष्य पहले से ही आपके अंतर्मन में मौजूद रहता है जब तक कि आप प्रार्थना के माध्यम से इसे बदल नहीं देते हैं। इसी तरह एक देश का भविष्य वहाँ के नागरिकों के सामूहिक अवचेतन मन में मौजूद है। मेरा वह सपना भी असामान्य नहीं है जिसमें मैंने युद्ध शुरू होने से काफ़ी समय पहले ही न्यूयॉर्क के अखबारों की सुर्खियों में यह खबर देखी थी। लोगों के मन में युद्ध से पहले ही लड़ा जा चुका था
और अवचेतन मन या सर्वव्यापी मन रूपी सर्वोत्कृष्ट रिकॉर्डिंग यंत्र पर पहले ही सभी योजनाएं पहले से ही अंकित थी। आपके अवचेतन मन में आने वाले कल के साथ साथ आगामी हफ्ते और आगामी महीने की घटनाएं पहले से ही अंकित थी और अध्यात्म व मनोवैज्ञानिक की गूढ़ समझ रखने वाले व्यक्ति या द्रव्य दृष्टि ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं तो आपके साथ कोई अनहोनी या त्रासदी नहीं हो सकती है। कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित नहीं होती है और विश्वास करते हैं वह आपके भाग्य को निर्धारित करता है। पिछले अध्याय में वैज्ञानिक प्रार्थना के बारे में समझाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने भविष्य को सांचे में ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और अपना किस्मत खुद बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक छोटी सी झपकी से उसे $15,000 मिले। लगभग एक छोटी सी झपकी से उसे $15,000 मिले। ये है हमारा अगला पॉइंट। लगभग 3 या 4 साल पहले मेरे एक शिष्य ने अखबार में छपा एक लेख मुझे प्रेषित किया। यह लेख ने हैमरस्ट्रॉम नामक एक व्यक्ति के बारे में था जो पिट्सबर्ग में जोन्स एंड लाफ्लिन स्टील कॉरपोरेशन द्वारा संचालित कारखाने में स्टील। लगभग 3 या 4 साल पहले मेरे एक शिष्य ने अखबार में छपा एक लेख मुझे प्रेषित किया। यह लेख के हैमरस्ट्रॉम नामक एक व्यक्ति के बारे में था जो पीटर्सबर्ग में जोन्स एंड लाफ्लिन स्टील कॉरपोरेशन द्वारा संचालित कारखाने में स्टील रोलर का काम करता था। उसमें अपने सपने के कारण $15,000 प्राप्त किए। उस लेख के अनुसार हाल ही में कारखाने में एक नई मशीन लगाई गई थी। इस मशीन में मिल से निकलने वाली छड़ों को कूलिंग बेड तक पहुंचने वाली स्विच खराब हो गई थी, जिसे कारखाने के इंजीनियर ठीक नहीं कर पा रहे थे। इंजीनियरों ने 11 या 12 बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉम ने भी उस समस्या को दूर करने पर काफ़ी सोच विचार किया। उसे लगा कि एक नया डिज़ाइन की मदद से इस खराबी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसका यह तरीका भी काम नहीं आया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेट गया। सोने से पहले वह अपने मन में स्विच की खराबी पर ही विचार कर रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच को लेकर एक सबसे उपयुक्त डिज़ाइन की तस्वीर नजर आई। जागने पर उसने सपने के अनुरूप ही नई डिज़ाइन का स्केच तैयार किया। छोटी सी झपकी के दौरान स्वप्न में अब आवाज़ यायला की इकडे। तो दोस्तों बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कोई अगर दूसरे किसी व्यक्ति की आवाज़ अगर आपको सुनाई दी होगी तो थोड़ा सा माफ़ कर दो दोस्तों। अभी मैं फिर से रीडिंग चालू कर रहा हूँ। छोटी सी झपकी के दौरान स्वप्न में दिखी तस्वीर के कारण हैमरस्ट्रॉम ने $15,000 का चेक जीता। वह उस कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी को एक नए विचारों के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था। अगला पॉइंट है दोस्तों, कैसे एक सुविख्यात प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या का समाधान किया। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में असीरियाई कला का व संस्कृति के प्रोफेसर, थोड़ा वर्ड जो है थोड़े डिफ़िकल्ट है तो फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में असीरियाई
कला व संस्कृति के प्रोफेसर डॉक्टर H.V. हेल्प्रेच ने अपने अनुभवों को इस शब्दों में बयां किया है। एक शनिवार की शाम में काफ़ी थका और निढाल महसूस कर रहा था। मेरी सारी कोशिश व्यर्थ साबित हुई। दरअसल मैं गोमद पत्थर के 2 छोटे छोटे टुकड़ों के रहस्य को समझ नहीं पा रहा था, जो मेरे विचार से बेबीलोन के किसी निवासी की अंगूठी में जड़े हुए थे। काफ़ी थकान महसूस करने के बाद आधी रात के वक्त में बिस्तर पर गया और गहरी नींद से सो गया। नींद में मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में मैंने निप्पुर नामक स्थान के लगभग 40 वर्षीय एक पुजारी को देखा, जो पतला दुबला और काफ़ी लंबा था। वह पुजारी मुझे अपने साथ मंदिर के कोषागार तक ले गया, जो बेहद छोटा, नीची छत वाला और बिना खिड़कियों वाला कमरा था, जिसके फर्श पर गोमेद और लाजवर्द के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े थे। फिर उसने मुझे संबोधित करते हुए कहा, जिन 2 टुकड़ों की तस्वीर अपने पृष्ठ संख्या 22 और 26 पर अलग अलग प्रकाशित की है, वे दोनों कभी आपस में जुड़े हुए थे और वे अंगूठी का हिस्सा नहीं है। वे दोनों आभूषण भगवान की मूर्ति के कान की बालियां हैं और आपके पास मौजूद दोनों टुकड़ों इन्हीं बालियों का हिस्सा है। अगर आप उन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको मेरी बात सही मालूम होगी। मैं तुरंत नींद से जाग गया। मैंने दोनों टुकड़ों की जांच की। मुझे अपने सपने की बात सच होने पर बेहद आश्चर्य हुआ। आखिरकार समस्या सुलझ चुकी थी। उस उदाहरण से अवचेतन मन की रचनात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उजागर होती है, जिसे उनकी सभी समस्याओं का जवाब मालूम था। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक प्रसिद्ध लेखक के अवचेतन मन ने सोते समय उनके लिए काम किया। मशहूर लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने अपनी किताब अक्रॉस द प्लेन्स के एक पूरे अध्याय में स्वप्न के विषय पर चर्चा की है। वह असाधारण स्वप्न दृष्टि थे और हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को विशिष्ट संदेश देना उनकी आदत बन चुकी थी। वह सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहानियाँ की कथा वस्तु तैयार करने का काम सौंप देते थे। उदाहरण के लिए, पैसों की कमी होने पर वह अपने अवचेतन मन से कुछ इस प्रकार अनुरोध किया करते थे, मेरे लिए एक शानदार और बेहद रोमांचक उपन्यास की कहानी तैयार कीजिए, जिसे बड़ी संख्या में लोग खरीदें और मुझे लाभ मिले। उनका अवचेतन मन उनके अनुरोध पर शानदार प्रतिक्रिया देता था। स्टीवेंसन कहते हैं, चमत्कार करने वाली ये छोटी छोटी परियां, उनके अवचेतन की बुद्धिमत्ता और शक्तियाँ मुझे किसी धारावाहिक की तरह एक के बाद एक शानदार कहानियों की कथा वस्तु सुना सकती थी और इन कहानियों के संभावित रचनाकार को, यानी कि मुझे, उनके प्रयोजन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। वह आगे कहते हैं, मैं पूरी तरह सचेत एवं जागरूक अवस्था में कुछ भी लिखता हूँ, वह भी सही मायने में मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी छोटी छोटी परियों का सहयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शांत भाव से सोए और आनंद के भाव के साथ जागे। अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए निम्नलिखित प्रार्थना बेहद कारगर साबित होगी। सोने से पहले इसे धीरे धीरे शांति व प्रेम की भावना के साथ दोहराएं। मेरे पैर की अंगुलियां शिथिल है, मेरे
टखने शिथिल है, मेरे पेट की मांसपेशियाँ शिथिल है, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल है, मेरे दोनों हाथ और बाहें शिथिल है, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आँखें शिथिल है, मेरा पूरा मन व शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से और मुक्त भाव से सभी को क्षमा करता हूँ तथा सच्चे दिल से उनके लिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और जीवन के सभी क्षेत्रों में मंगल की कामना करता हूँ। मुझे सुकून की अनुमति हो रही है। मेरा चित्त स्थिर, निर्मल और शांत है। मैं सुरक्षा और शांति के भाव के साथ आराम कर रहा हूँ। मेरे भीतर एक गहरी निःशब्दता मौजूद है जो मेरे पूरे अस्तित्व को नींद का एहसास कराती है। मुझे अपने भीतर ईश्वरीय कृपा की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मुझे स्वस्थ बना रहा है। मेरा शरीर प्रेम के आवरण से ढका है और मैं सभी के प्रति सद्भावना के साथ गहरी नींद सो रहा हूँ। शांति का भाव रात भर मेरे साथ रहता है और सुबह मैं जीवन और प्रेम के भाव से भरा रहूँगा। मेरे इर्द गिर्द प्रेम का भाव हमेशा मौजूद रहता है। मैं किसी बुराई से नहीं डरूँगा क्योंकि आप सदैव मेरे साथ हैं। मैं शांत भाव से सोता हूँ और आनंद के भाव के साथ जागता हूँ और मैं ईश्वरीय आनंद के भाव में जीऊँगा और बढ़ूँगा और अपने अस्तित्व को बरकरार रखूँगा। ये प्रार्थना करना चाहिए दोस्तों। नींद के चमत्कारों से जुड़ी फायदेमंद बातों का सार अभी इसमें इस चैप्टर में दोस्तों हमने क्या सीखा है। नींद के बारे में सीखा है हमारा अवचेतन मन नींद में कैसे काम करता है, कैसे फ़ायदेमंद काम करता है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अभी अगला पॉइंट है नींद के चमत्कारों से जुड़ी फायदेमंद बातों का सार। इस चैप्टर का सार है दोस्तों। और ये सार जो है उसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं। तो 13 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप समय पर नहीं उठ पाने की बात से चिंतित है तो सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को वह समय बता दे जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको सुबह उसी समय जगा देगा। इसे घड़ी की ज़रूरत नहीं है। सभी समस्याओं के निदान के लिए यही विधि अपनाएं। अवचेतन मन के लिए कोई काम असंभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है। यह हमेशा काम करता है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सोने से पहले खुद को और दूसरों को माफ़ कर दे और इस तरह उपचार की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। नींद के दौरान और कभी कभी सपने में आपको मार्गदर्शन मिलता है। नींद की अवस्था में उपचारक शक्तियाँ भी जागृत होती है और सुबह आप अपनी नई ताजगी व स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप दिन भर की गतिविधियां के दौरान खींच और विवादों से परेशान होते हैं तब मन में विचारों के चक्र को थोड़ा आराम दे तथा अपने अवचेतन मन में मौजूद ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता के बारे में सोचिए जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको मानसिक शांति, हौसला और आत्मविश्वास मिलेगा। मन की शांति और सेहतमंद शरीर के लिए नींद बेहद ज़रूरी है।
नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, हताशा और मानसिक विकार हो सकते हैं। 8 घंटों की नींद आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। छठा पॉइंट है, शोध करने वाले चिकित्सा विज्ञानियों के अनुसार पूर्ण मानसिक विक्षिप्तता से पहले गंभीर अनिद्रता की समस्या उत्पन्न होती है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, नींद के दौरान आपके भीतर नए सिरे से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। लिहाजा जीवन में आनंद एवं स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। आपका थका हुआ मस्तिष्क, 8वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए व्याकुल होता है और नींद के लिए वह कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। गाड़ी चलाते समय अल्पकालिक नींद का अनुभव करने वाले लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। 9वां पॉइंट है दोस्तों, नींद की कमी से जूझ रहे ज़्यादातर लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और उनके दिमाग व शारीरिक अंगों के बीच सही तालमेल नहीं रहता है। वे बेसुध, भ्रमित और मतिविहित नजर आते हैं। 10वां पॉइंट है दोस्तों, नींद आपका परामर्शदाता है। सोने से पहले दृढ़ विश्वास के साथ कहें कि आपके अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता आपको राह दिखा रही है और आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर उस संकेत पर ध्यान दें जो संभवतः जागने के बाद आपको मिलेगा। 11वां पॉइंट है दोस्तों, अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा रखें। जान ले कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवनदायी होती है। कभी कभी अवचेतन मन का जवाब आपको रात के सपने में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जिस पर इस पुस्तक के लेखक को सपने में चेतावनी मिली। ठीक उसी प्रकार आपको भी किसी घटना से पूर्व चेतावनी मिल सकती है। अवचेतन मन में ही आपका भविष्य निहित है, जो आपकी आदतन सोच और विश्वास पर आधारित है। दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार करें कि अनंत बुद्धिमत्ता आपको राह दिखा रही है और आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस तरह आपका भविष्य संवर जाएगा। इस पर विश्वास करें और इसे स्वीकार करें। मन में सर्वश्रेष्ठ पाने की आस रखें और आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हैं या फिर किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से बात करें। दृढ़ विश्वास के साथ कहे कि अवचेतन मन का ज्ञान, बुद्धिमत्ता और शक्ति आपको राह दिखा रही है। वह आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। नाटक, उपन्यास या पुस्तक की उत्कृष्ट कथा, वस्तु या आपके कार्य के लिए सर्वोत्तम समाधान को आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। इस तरह प्रार्थना करने से चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमने 13वां अध्याय कंप्लीट किया है और अध्याय 14 हम अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे और जीवन में आगे जाएंगे। तो आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन की समस्या है। तो अगला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डे टू डे लाइफ में आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन की समस्या है। तो दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।